नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गुरु, आपका शिक्षक डॉक्टर संजय सर आपका वंदन और अभिनंदन करते हैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर। तो बच्चों, आपकी क्लास है आज की, वो है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश को। एक बात हम आपको सामान्य रूप से बताना चाहेंगे बच्चों कि किसी भी क्लास में आपने देखा होगा या कहीं भी इसके पहले आपने किसी भी शिक्षक से या किसी भी संस्थान से ऑनलाइन ऑफलाइन अगर पढ़ा होगा तो सामान्यतः लोग जो है पूर्व मध्यकाल को गैप मार देते हैं या छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों की ये धारणा है कि यहाँ से क्वेश्चन कम पुटअप किए जाते हैं, लेकिन आता तो है कम से कम। जैसे हमने पहले भी आपको क्लियर कर दिया कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है वो आपको कल्चर से, लिटरेचर से या सोसाइटी से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जिसको हम आपके सामने लेकर आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम आपका एक व्यू क्लियर होना चाहिए। व्यू क्लियर होने का मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस ड्यूरेशन में किस क्षेत्र में कौन सा राजवंश था, उसके जाने के बाद उसके बाद कौन सा राजवंश उसके स्थान पर आया, या कौन से किसके सामंत थे, या कैसे वो जो है एक स्वतंत्र राजवंश के रूप में विकसित हुए। इन सारी बातों को हम कोशिश करेंगे कि आपका नजरिया पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये पूर्व मध्यकाल जो होता है बच्चों, ये थोड़ा सा टफ सेक्शन माना जाता है। सामान्यतः एग्जामिनर भी यहाँ पर कम फोकस करता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस दौर में जहाँ कंपटीशन आपका इतना टफ हो चुका है, एक कट थ्रोट कंपटीशन में कन्वर्ट हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, हमें एक कंप्लीट प्रिपरेशन करनी रखनी चाहिए। ठीक है, कि कहीं से भी हम अपने बगल वाले को लीड ले सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये कंप्लीट तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखकर हम आपको इन सेक्शन को भी, जो आपके पूर्व मध्यकाल या राजपूत वंश के हैं, ठीक है, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, चलिए आप लोग फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अभी आप लोग सभी लोगों को शेयर नहीं किए हैं, आपकी संख्या बेहद कम है। ठीक है, चलिए फटाफट जो है आप लोग लाइक एंड शेयर करिए ग्रुप में अपने, बाकी लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। अंकित जी, राम जी, ठाकुर, अभिमन्यु सिंह। ठीक है बच्चों, फटाफट जो है बाकी लोगों को जोड़िए आप लोग जो है। कीर्ति, अंकित, दारा सिंह, सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग एक बार फिर से बच्चों। नवीन, आशीष, आज राष्ट्रकूट वंश को पढ़ा जाएगा। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी एक बार हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जो अभी तो आप यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर आपने ख़त्म किया है, 12 बजे वाली क्लास में आर्ट एंड कल्चर फिनिश हुआ बच्चों, वहाँ पर प्रैक्टिस आपका चल रहा है। और दूसरी जो है, आज आपकी स्पेशल क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन कल से है। ठीक है, कल से आपकी स्पेशल क्लास 2 बजे यानी 2 PM पर आपकी स्पेशल क्लास है। और वो क्लास है, पहली जो क्लास है बच्चों, वो मिजनी के ऊपर है, यानी इटली के एकीकरण में मिजनी का योगदान। क्या मिजनी ने ही इटली के राष्ट्रवाद को जन्म दिया? ये सारी बातें यानी इस टॉपिक पे है, यानी इटली के एकीकरण में मिजनी के योगदान को देखा गया है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका बिस्मार्क है, जर्मनी के बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति को हम देखेंगे, रक्त और कोयले की नीति को देखेंगे, वो दूसरा स्पेशल टॉपिक है। और वहीं पर हमने आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए, जो कि बहुत सारे बच्चों ने इस बात की मांग किया था कि सर करंट की क्लासेस होनी चाहिए, तो हमने स्पेशल क्लास में ही करंट की क्लास को भी शेड्यूल किया है। ठीक है, तो 2 क्लास के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की 2 क्लासें वहां पर हम लेंगे, फिर उसके बाद आपकी स्पेशल क्लासें कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो स्पेशल क्लास में आपकी करंट की क्लासें भी इंक्लूड करूंगा। तो स्पेशल वहां पर प्लस चैनल पर जाकर आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जो है हमारे नाम को आप डालेंगे जैसे अनअकैडमी बाई डॉक्टर संजय कुमार यादव, तो वो आ जाता है तुरंत, जो है आप वहां पर जाकर जुड़ जाइए। ठीक है, तो 2 बजे स्पेशल क्लास को भी आप लोग अटेंड करिए, वहां से भी लाभ लीजिए बच्चों। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लगता है ऑनेस्टली, अगर आपको लगता है कि नहीं इस एजुकेटर से जुड़ना चाहिए, इसमें कुछ पोटेंशियल है जो आपके लिए, आपके फ्यूचर में अगर मेरा थोड़ा सा भी योगदान अगर होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी बच्चों। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जब तक आप नहीं लेंगे, यानी मेंस की क्लास जो हमने स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री का, एक कंप्लीट बैच जहां पर हम आपके साथ पूरी तरह वर्क करते हैं, आपकी कमजोरियों से पहले अपने आप को जोड़ते हैं, ये महसूस करते हैं कि आप में क्या वीकनेस है। अभी हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या कमजोरी है, क्या आपने क्वालिफिकेशन क्या किया है, आपका बैकग्राउंड साइंस है कि आर्ट है, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे पढ़ते हो, पढ़ के चले जाते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको कोई योगदान नहीं दे सकता, क्योंकि आपका कोई परिचय मेरे हाथ में नहीं है। बाय नेम आपको मैं जानता हूं और देखता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं
इस एजुकेटर से जुड़ने पर हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए जरूरी है कि आपको जो हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री मेंस के लिए, ठीक है, मेंस की क्लास ये 4 से 5 बजे रहती है। इससे अगर आपको जुड़ना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा बच्चों, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर में जाके जो है आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। इसके बाद जो है आपको लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, यानी जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्लासेस लाइव मिलेंगी बच्चों, यानी हम और आप एक दूसरे के फ्रंट पे होंगे। उसके बाद जो भी आप पढ़ेंगे उसकी टेस्ट सीरीज शेड्यूल की जाती है, क्विजेज होती हैं, टफेस्ट टॉपिक के क्विज दिए जाते हैं। मैंने प्रैक्टिस कराया है और करा भी रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे कि क्या बेनिफिट्स यहां पर हो सकते हैं। बस अंतर ये होगा कि यहां पर मेंस के टेस्ट आपके होंगे, मेंस के आंसर राइटिंग के टेस्ट होंगे। क्विजेज में आपको टास्क दिया जाएगा कि आप उसको आंसर राइटिंग करिए अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट में करने के लिए कहा जाएगा। और फिर आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, हर 3 क्लास के बाद आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। लेकिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो कैसे लेंगे आप बच्चों, इसके लिए जरूरी है कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद बच्चों आपको अनअकैडमी प्लस पे जाना है। अनअकैडमी प्लस को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके सामने आपके कोर्स का सिलेक्ट करने के लिए आता है। तो यूपीएससी सीएससी यानी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपके सामने 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ 3 मंथ के कोर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी अगर आपको बात मानिएगा, मेरी सलाह है बच्चों 1 ईयर 2 ईयर के कोर्स ज़्यादा प्रीफर करने चाहिए आपको, क्योंकि ये कंप्लीट प्रॉपर वे में तैयारी अगर आपको करना है तो आपको इन कोर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, एक लंबे समय के लिए जुड़ना चाहिए। और यहाँ फीस भी सस्ती पड़ेगी, जितना लॉन्ग ड्यूरेशन होगा फीस उतनी कम होती है। यहाँ पर भी देखिए बच्चों आपको जो है 44,000 1 ईयर की है, 64,000 2 ईयर की फीस है। लेकिन इसमें भी आपको फीस कम हो जाएगी अगर आप हमारे रेफरल कोड, ये मेरा रेफरल कोड है SKY लाइव, इसको आपको यूज करना है। इसको यूज करने के बाद आपकी 10% फीस कम हो जाएगी। 39,600 1 ईयर, 57,600 2 ईयर। तो रेफरल कोड का यूज करना जरूर माने मत भूलिएगा, क्योंकि बिना इसको यूज किए हम आप एक दूसरे जुड़ नहीं पाएंगे और आपकी 10% फीस भी डिस्काउंट नहीं होगी। तो रेफरल कोड इसको मिस मत करिएगा, SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है SKY संजय कुमार यादव लाइव, ये पूरा नाम हमारा बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लोग यूज करना मत भूलिएगा। चलिए आते हैं कोर्स पे बच्चों। तो देखिए आप लोग जो है एक समय भी है और ये आपके डिसीजन का समय है बच्चों, कि जो भी डिसीजन लीजिए सोच समझ के लीजिए। और मुझे लगता है कि अगर आप जुड़ेंगे तो आपको निराश नहीं होने दूंगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करते हैं ये आपका डिसीजन है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आपका कोर्स स्टार्ट होता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, आज सबकी तरफ बारिश हो रही, क्या आपकी संख्या इतनी कम क्यों है? बच्चों आपकी संख्या बहुत कम है। मोनू मिश्रा, कृष्णा राज जी, आज क्यों ऐसा क्यों है? मौसम हर जगह गड़बड़ है या मेरे यहाँ ही? सभी लोग जी एक बार जो है लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट। बच्चों एक बार आप लोग लाइक एंड शेयर करिए फटाफट, जो है अपनी संख्या को इंक्रीज करिए। चलिए तो मैं शुरू करता हूं। तो आज का वंश है बच्चों राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। देखिए राष्ट्रकूट वंश में पढ़ना है। इसमें देखिए बच्चों राष्ट्र माने क्या होता है? राष्ट्र मतलब होता है प्रांत। राष्ट्र माने क्या होता है? प्रांत। और कूट का मतलब होता है, कूट का मतलब होता है बच्चों पति। कूट मतलब क्या होता है? पति या प्रमुख, इसको कहिए प्रमुख। इसको क्या कहते हैं? प्रमुख कहते हैं, ठीक है। तो प्रांतों के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रकूट। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? प्रांतपति या प्रांत प्रमुख। प्रांतपति या प्रांत प्रमुख, 2 शब्दों से आप इसको संबोधित कर सकते हैं। यानी ये प्रांतों के क्या होते थे? प्रमुख हुआ करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि आगे चलकर यही प्रांत प्रमुख का जो पद है, यानी जिस पद को प्रांत प्रमुख के पद को क्या कहा जाता था? राष्ट्रकूट।
यानी इतिहासकारों का मानना है कि ये जो राष्ट्रकूट शब्द है यह एक क्या है, यह एक पद है, एक क्या है, पोस्ट है। जैसे तहसीलदार, तहसीलदार बच्चों क्या है, एक पोस्ट है, ठीक है। तहसीलदार क्या होता है, एक पोस्ट है। तहसीलदार आपकी तहसील का क्या होता है, मुखिया होता है, प्रमुख होता है, और उस पोस्ट को हम क्या कहते हैं, तहसीलदार कहते हैं। वैसे ही राष्ट्रकूट का मतलब होता है प्रांत का प्रमुख। तो उस समय पूर्व मध्यकाल में प्रांत के प्रमुख को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रकूट कहते हैं। तो प्रांत प्रमुख का जो पद होता था वो क्या होता था, राष्ट्रकूट होता था। तो राष्ट्रकूट एक क्या है, पोस्ट है, यानी पद है, ठीक है। बाद में चलकर यही पद किसमें कन्वर्ट हो गया, जाति में कन्वर्ट हो गया। यही पद आगे चलकर बच्चों क्या बन गया, जाति बन गया। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का कहना है कि यही पद आगे चलकर क्या बन जाता है, जाति बन जाता है, ठीक। तो प्रश्न ये है कि किस जाति से इन लोगों ने अपने आप को जोड़ा। तो कहा जाता है कि जब ये जाति बनी तो यानी ये राष्ट्रकूट क्या हो गई, जाति हो गई, ये राष्ट्रकूट जाति हो गई। और इनका एक अभिलेख है, राष्ट्रकूटों का एक अभिलेख है बच्चों, राघनपुर अभिलेख, राघनपुर अभिलेख, जो आप जानते हैं गोविंद तृतीय का है, ठीक है, राघनपुर अभिलेख। इस अभिलेख में राष्ट्रकूटों की जाति को सात्विक यादव जाति का माना गया है, सात्विक यादव जाति का माना गया है। यानी इन्होंने अपने को यादवों की सात्विक जाति से क्या किया है, जोड़ा है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट जो जाति है, जिसको इतिहासकारों ने एक जाति माना है, इन्होंने अपने आप को यादव कुल की सात्विक जाति से क्या किया है, जोड़ा है, ठीक है। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इनकी व्याख्या करने की कोशिश किया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इनको बताने का प्रयास किया है। जैसे कहा जाता है कि इसके पहले अशोक के अभिलेखों में बच्चों, अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेख में राष्ट्रकूटों के लिए रठिक शब्द का उपयोग आया है। अभिलेख में राष्ट्रकूटों के लिए कौन सा शब्द आया है, रठिक शब्द आया है। राष्ट्रकूटों के लिए रठिक शब्द आया है। देखिए ध्यान दीजिए, कौन सा शब्द आया है, रठिक शब्द आया है। इस रठिक शब्द से ही, ध्यान दीजिए, वर्तमान इतिहासकार अल्तेकर महोदय का कहना है कि इस रठिक शब्द से ही, इस रठिक से ही आगे चलकर राष्ट्रकूट जैसी एक जाति की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो इनका मानना है कि अशोक के अभिलेखों में जो रठिक शब्द आया है वह उस समय की कोई एक जाति रही होगी, जिससे आगे चलकर रठिक जाति की, राष्ट्रकूट जाति की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ऐसा मानना है किसका, अल्तेकर महोदय का, ठीक है। ये एक दूसरा तर्क इन्होंने दिया, ठीक है। तीसरा तर्क क्या है, तीसरा तर्क जो है सीवी वैद्य का है बच्चों। इतिहासकार सीवी वैद्य का मानना है, इतिहासकार सीवी वैद्य के अनुसार, इतिहासकार सीवी वैद्य के अनुसार राष्ट्रकूट ही दक्षिण में मराठों के पूर्वज थे। राष्ट्रकूट ही बच्चों दक्षिण में मराठों के पूर्वज थे। दक्षिण में मराठों के क्या थे, पूर्वज थे। दक्षिण में ये क्या थे, मराठों के पूर्वज थे। ऐसा कहना है किसका, सीवी वैद्य का, ठीक है। जबकि अरब के जो लेखक यहाँ पर आए, अरब के जो विदेशी यात्री आए, जैसे सुलेमान है, जैसे अलमसूदी है, ठीक है, कहते हैं कि अरब के लेखकों ने राष्ट्रकूटों को बलहर कहा है। क्या नाम दिया है, बलहर। अरब लेखकों ने, हालांकि बलहर का अर्थ नहीं निकल पाया अभी तक। अरब के लेखक राष्ट्रकूटों को क्या कहते हैं, बलहर कहते हैं बच्चों। राष्ट्रकूटों को बलहर कहते हैं, बलहर। राष्ट्रकूटों को बलहर शब्द का उपयोग किया है, यह ध्यान रखिएगा। अरबों के द्वारा इनके लिए बलहर शब्द का उपयोग किया गया है। बलहर शब्द का उपयोग हुआ है बच्चों। तो
तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है ठीक है। तो ये 3 तरह की थ्योरी, 3 तरह के सिद्धांत जो है राष्ट्रकूटों के संदर्भ में दिए गए हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? अभी जितनी भी बातें हमने किया बच्चों, आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अपनी संख्या को आप लोग बढ़ाते रहिए। स्वाति जी, मुकेश जी, सभी लोग जो है बच्चों अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। संख्या को थोड़ा बढ़ाइए। मौसम अच्छा है, पढ़ने लायक मौसम है। खाने के साथ साथ पढ़ने पर भी ध्यान देना है। देखिए, मुझे पता है कि बद्री में आप लोग जो है पानी के बारिश के मौसम में भोजन आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बिना पढ़ाई के भोजन की कंटिन्यूटी जो है क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए राष्ट्रकूट वंश के बारे में, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है, इसका संस्थापक बच्चों कौन है? दंतिदुर्ग। इसका संस्थापक कौन है? दंतिदुर्ग है। इसका संस्थापक क्या है? दंतिदुर्ग। ठीक है, यह दंतिदुर्ग जो है वादामी के चालुक्यों का सामंत था। यह दंतिदुर्ग वादामी के चालुक्य वंश का क्या था? सामंत था। वादामी के चालुक्य वंश का सामंत था, यानी सामंती अवस्था से यह अपने आप को क्या करता है? स्वतंत्र करता है। तो ये किसका सामंत था? दंतिदुर्ग का सामंत, वादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। और कहा जाता है कि जब विक्रमाजीत द्वितीय ने, चालुक्य राजा विक्रमाजीत यानी जिसका सामंत था, ये जिस वंश में सामंत था, उस वंश के एक राजा थे विक्रमादित्य द्वितीय, जिन्होंने दक्षिण में कांची पर आक्रमण किया था। और जब उन्होंने कांची पर आक्रमण किया था तो यह दंतिदुर्ग जो है इस युद्ध में उनके साथ जो है गया था। इस युद्ध में उनकी मदद किया था एज अ सामंत के रूप में। किस रूप में बच्चों? एक सामंत के रूप में। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है कहा जाता है कि जो आपके वल्लभी के चालुक्य राजा थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे? कमजोर होने लगे। और जब कमजोर होने लगे तो इस कमजोरी का फायदा उठाकर कहा जाता है कि सामंत दंतिदुर्ग ने अपना जो है संस्कार कर लिया। क्या संस्कार कर लिया अपना बच्चों? इसने क्या किया? अपना पटबंध संस्कार संपादित किया। अपना इसने क्या किया? पटबंध संस्कार संपादित किया। जब देखा कि वादामी के चालुक्य कमजोर हो गए हैं, तब इसने अपने को स्वतंत्र करते हुए पटबंध संस्कार अपना क्या किया? संपूर्ण किया। पटबंध संस्कार को ही दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश में राज्यारोहण कहा गया है। इसी को हम क्या कहते हैं? राज्यारोहण, यानी राजा के पद को क्या करना? स्वीकार करना। तो राष्ट्रकूटों में इस परंपरा को पटबंध संस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कहने माने इसके बाद जो है कहा जाता है कि दंतदुर्ग जो है जब पटबंध संस्कार अपना कर लेता है, यानी अपनी सत्ता को स्वतंत्र स्थापित कर लेता है, तो इसने मयूरखंडी को राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाया इसने? ये कर्नाटक का उत्तरी भाग है बच्चों। तो कहा जाता है कि इसने राजधानी घोषित किया और राजधानी बनाया किसको? मयूरखंडी को। ये मयूरखंडी नामक क्षेत्र को इसने राजधानी बनाया। लेकिन आगे चलकर अमोघवर्ष जो है, आगे चलकर राजा अमोघवर्ष जो इस वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक माना जाता है, अमोघवर्ष ने राजधानी का स्थानांतरण कर दिया और अमोघवर्ष ने मान्यखेट को राजधानी बनाई। अमोघवर्ष किसको राजधानी बनाता है? मान्यखेट को राजधानी बनाता है। इसी मान्यखेट को जब अरब यात्री सुलेमान आता है तो इसी राजधानी मान्यखेट को अरब यात्री सुलेमान बच्चों क्या नाम देता है? मंकीर कहता है। जो राजधानी मान्यखेट है, इस राजधानी को सुलेमान जो है, जो एक विदेशी यात्री है सुलेमान जो है बच्चों, आपको देखिए सुलेमान जो है वह इसे क्या कहता है? मंकीर कहता है। यह ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सुलेमान ने मंकीर किसे कहा है? तो राजधानी मान्यखेट को कहा है। या अलग से भी क्वेश्चन यहां बन सकता है कि सुलेमान द्वारा उपयोग किया गया मंकीर शब्द
किसके लिए आया है? तो राजधानी मान्यखेट के लिए आया है। ठीक है, अब देखिए, दंतदुर्ग ने एक स्वतंत्र राज्य सत्ता की स्थापना किया। कहा जाता है कि दंतदुर्ग ने अपने समय बच्चों उज्जैन क्षेत्र को इसने क्या किया था? जीता था। उज्जैन को आप जानते होंगे, एक उज्जैन जो है महत्वपूर्ण नगरी थी। उज्जैन को इसने क्या किया? जीता। और जब इसने उज्जैन को जीता तो उज्जैन को जीतने के बाद इसने एक यज्ञ किया था जिसका नाम था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ, हिरण्यगर्भ यज्ञ। इसने उज्जैन को जीतने के बाद बच्चों हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। और कहा जाता है इस यज्ञ में प्रतिहारों ने, इस यज्ञ में बच्चों प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। इसका मतलब है कि प्रतिहारों को इसने क्या किया था? अपने अधीन किया रहा होगा प्रारंभिक चरण में, लेकिन बाद में चलकर आप देखते हैं कि प्रतिहार भी पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो बाद में चूंकि प्रतिहार डायरेक्ट जो है स्वयं बादामी के सामंत थे। ठीक है, बाद में बादामी से सत्ता माने दंतदुर्ग लिया होगा। तो दंतदुर्ग जब सत्ता लिया तो ये भी चूंकि बादामी के ही सामंत थे, तो ये सामंत स्थानांतरित हो गए होंगे किसके अंतर्गत? दंतदुर्ग के अंतर्गत। बाद में इन्होंने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता को क्या किया? स्थापित किया। ठीक है, तो ये तो बात आती है किसके बारे में? दंतदुर्ग के बारे में। दंतदुर्ग के हिरण्यगर्भ को बच्चों बहुत पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दो बातें हम दंतदुर्ग के बारे में और आपको बताना चाहेंगे। दंतदुर्ग ने एक यज्ञ और किया था जिसे आज तक अभी पूछा नहीं गया है, और वह यज्ञ है बच्चों तुला पुरुष दान यज्ञ। देखिए, दूसरा जो इसने यज्ञ किया वह यज्ञ है तुला पुरुष दान यज्ञ। तुला पुरुष दान यज्ञ, तुला पुरुष दो। देखिए, इस यज्ञ को तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, हिरण्यगर्भ यज्ञ। ठीक है, लेकिन तुला पुरुष दान यज्ञ अभी नहीं पूछा गया है, और यह यज्ञ भी आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कहते हैं इसी राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था जिसका नाम है कृष्ण प्रथम, जो एलोरा का कैलाश मंदिर बनाएगा बच्चों। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर बनाएगा। ठीक है, जो एकात्मक मंदिर माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी मैं आगे चर्चा करूंगा इसकी, लेकिन यहां मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि अभी बात हो रही किसकी? दंतदुर्ग की। तो दंतदुर्ग जो ये कैलाश मंदिर कहां है? एलोरा में। ये कैलाश मंदिर कहां है बच्चों? एलोरा में, जिसको बनाया था किसने? कृष्ण प्रथम ने। तो दंतदुर्ग ने भी एलोरा में ही एक मंदिर बनाया है जिसका नाम है दशावतार मंदिर, जो अभी तक पूछा नहीं गया है, जो पूछे जाने की संभावना बरकरार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एलोरा में दशावतार मंदिर किसने बनाया है? दंतदुर्ग ने बनाया है। तुलादान यज्ञ और हिरण्यगर्भदान यज्ञ, ये दो यज्ञों को, और एक आपके जो है बच्चों, एक हमने आपको मंदिर के बारे में बताया। ठीक है बच्चों, अपनी संख्या को आप मेंटेन करते रहिए। बहुत लेट आप लोग आते हैं, बहुत लेट आते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25 मिनट क्लास निकल जाती है, तब लोग आते हैं। शंभवी सिंह, कुलदीप, बहुत लेट हो जाते हैं बच्चों आप लोग जो है, क्योंकि क्लास को देखिए आप लोग, इससे हमें लगता है, कभी कभी ये लगता है कि आप लोग सीरियस नहीं रहते एग्जाम के प्रति। मुझे लगता है कि जैसे आप लोग सीरियस होने का मतलब होता है कि क्लास को टाइम से अटेंड करना। ठीक है, अब आधे पे जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो चीज़ें आपको समझने में दिक्कत होंगी। अब ऐसी कंडीशन में हमें, आपको ये लगेगा कि नहीं मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको पूरी तरह समझा पा रहा हूँ। तो किसी भी एजुकेटर को या टीचर को सही से जज करना है तो आप उसको स्टार्टिंग से अटेंड करिए। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में आप क्या करते हैं? आप प्रोमो से ही बैठ जाते हैं, स्टार्टिंग से ही। क्यों? इसलिए ताकि मूवी पूरी तरह से आपको समझ में आए। वहां आप अपना अटेंशन इतना अच्छा दिखाते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस होइए कम से कम जो है। अगर इतनी देर में आपके लिए मेहनत करता हूं, पढ़ाता हूं, ठीक है, तो कम से कम उसको सीरियस लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शासक आता है आपका कृष्ण प्रथम। दंतदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम। देखिए बच्चों, स्रोत की बात मैं यहां नहीं किया, और स्रोत की बात मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि लेट हो जाता उसको बताने में। ठीक है, और जैसे जैसे राजाओं का नाम आता जाएगा हम उनके अभिलेखों को, उनकी किताबों को बताते जाएंगे। ठीक है,
तो अभिलेख जैसे आपको राघनपुर अभिलेख है, वनिदिंदोरी अभिलेख है, संजनपुर अभिलेख है, काम्बे अभिलेख है, सांगली अभिलेख है, देवली अभिलेख है, ये जो स्क्रिप्ट हैं, जो अभिलेख हैं राष्ट्रकूटों के समय के, ठीक है, इनको बताना चाहिए था, लेकिन टाइम टेकन हो जाता थोड़ा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो जो राजा आते जाएंगे, जिनका जो अभिलेख रहेगा, हम उसको आपको बताते जाएंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब अगला राजा है आपका कृष्ण प्रथम। इसके बारे में कमीशन ने अभी तक कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा है, और वह क्वेश्चन कुछ मिला जुला के, कुल मिला जुला के सिर्फ एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में ही पूछा जाता है। लेकिन अगली 2 चीजें जरूर याद रखिएगा। इसकी 2 टाइटल है, ठीक है, इसकी 2 उपाधियां हैं, वो है सुमतुंग, इसको हम सुमतुंग कहते हैं, और दूसरी उपाधि जो है अकाल वर्ष है। ये एकदम ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आने वाला है कि अकाल वर्ष किसकी उपाधि है। तो अकाल वर्ष देखिए 2 लोगों की उपाधि होती है। एक उपाधि बच्चों कृष्ण प्रथम की है अकाल वर्ष, और दूसरी उपाधि जो है इन्हीं के नाम राशि हैं, उनका नाम कृष्ण द्वितीय है। तो कृष्ण प्रथम और कृष्ण द्वितीय दोनों की टाइटल अकाल वर्ष है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों की टाइटल बच्चों क्या है, अकाल वर्ष है, और इनका केवल एक ही योगदान है बच्चों। इनका जो योगदान है वो है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं पूछूं कि कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया था, एक मंदिर और आता है ना कैलाश मंदिर, और वो भी कई बार पूछा गया है, कैलाश मंदिर कांची का, कैलाश मंदिर कांची का। तो कांची का जो कैलाश मंदिर है बच्चों, ये नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया है। कांची का कैलाश मंदिर ये नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया है, जो पल्लव वंश का राजा था, इसे नरसिंह वर्मन ने बनाया है। और यहाँ पर जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, ये बनवाया है कृष्ण द्वितीय प्रथम ने। इसकी जो खासियत है, ये बच्चों एकास्मक मंदिर है। कैसा मंदिर है, एकास्मक मंदिर है, और यह मंदिर जो है बेसर शैली का मंदिर है। किस शैली का मंदिर है, बेसर शैली का मंदिर होगा ये, ठीक है, बेसर शैली का मंदिर होगा। अब देखिए, कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये पूरे एक पहाड़ को काट कर बनाया गया है, जो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, एक बड़े पहाड़ को काट कर बनाया गया है। इसमें किसी भी पत्थर को अतिरिक्त जोड़ा नहीं गया है, उसी पहाड़ को काट कर एक मंदिर की संरचना दी गई है, और बहुत भव्य है। कभी भी जीवन में अवसर मिले तो जरूर जाइएगा, ये बहुत ही बेहतरीन स्थल है कला का, ठीक है। मंदिर निर्माण की कला और तकनीक का डेवलपमेंट अगर देखना है तो इस मंदिर को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि इसके बाद राजा बनता है ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम का आप नाम, ध्रुव प्रथम की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही राष्ट्रकूट राजाओं में, उसकी उपलब्धि सबसे पहले ये रही, कहा जाता है कि उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला ये पहला राजा है। इसी ध्रुव को हम धारावर्ष भी कहते हैं, इसी ध्रुव को हम निरुपम कहते हैं, इसी ध्रुव को हम जो है, देखिए राजा ध्रुव बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसे हम पृथ्वी बल्लभ कहते हैं। इसकी टाइटल क्या है, उपाधियां पृथ्वी बल्लभ। इसे हम, दूसरा नाम इसका निरुपम है, दूसरा नाम इसका निरुपम है, और तीसरा नाम इसका धारावर्ष है। यह धारावर्ष टाइटल पूछी जा चुकी है, धारावर्ष टाइटल बच्चों पूछी जा चुकी है। और पृथ्वी बल्लभ की टाइटल पिछली क्लास में भी हमने बताया था प्रतिहारों में, ठीक है, वहां भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक, सॉरी माफ करिएगा, गलती हो रही है, पृथ्वी नहीं कवि बल्लभ इसका नाम है, ठीक है। वहां पर पृथ्वी बल्लभ था, डाउट हो जाएगा बच्चों, सॉरी, वहां पर पृथ्वी बल्लभ है प्रतिहार राजा में, और यहां पर जो है आपका कवि बल्लभ है, क्योंकि ये लेखक भी था, एक अच्छा लेखक भी था, इसीलिए इसको धारावर्ष भी कहा गया है। तो इसी से मिला के याद भी रखिएगा इसको, कवि बल्लभ, इसकी उपाधि है कवि बल्लभ, ठीक है, एक लेखक है। देखिए, कहते हैं ध्रुव के समय ही सबसे पहली बार दक्षिण की कोई सत्ता, यानी दक्षिण भारत का कोई भी राजा या राजवंश पहली बार उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। पहली बार उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप
पहली बार किसी भी राजा के द्वारा किया गया, हस्तक्षेप किया गया, किसी भी राजा के द्वारा हस्तक्षेप किया गया पहली बार। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि क्या किया था इसने प्रतिहार राजा वत्सराज को हराया। अगर आप पिछली क्लास पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसने प्रतिहार राजा वत्सराज को क्या किया था, पराजित किया था। ठीक, और जिसकी वजह से पाल शासक धर्मपाल को मौका मिल गया था, क्योंकि जब वत्सराज पराजित हो गया तो पाल शासक धर्मपाल ने चक्रा युद्ध को पुनः क्या किया था, कन्नौज की गद्दी पे स्थापित कर दिया था। ठीक, तो कहा जाता है कि जिस परंपरा की शुरुआत राजा ध्रुव ने किया, यानी उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली जिस परंपरा को राजा ध्रुव के द्वारा प्रारंभ किया गया, आने वाली जो सनातन थी, आने वाली जो वंशावलियां थी राष्ट्रकूट राजाओं की, उन्होंने भी बार बार उत्तर भारत में अपने शौर्य और अपने वर्चस्व को क्या किया, दिखाने का प्रयास किया। और इनका जो प्रयास था बच्चों, वो जो मालवा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पूरी तरह अपने अधीन करना इनका क्या था, उद्देश्य था। क्योंकि मैप के माध्यम से आपको मैं बता चुका हूं, ठीक, कि इनका मूल उद्देश्य क्या था, मालवा के क्षेत्र यानी नर्मदा तक इनका पहुंचना उद्देश्य था राष्ट्रकूटों का। ठीक, अच्छा, रही बात, कहा जाता है कि राष्ट्रकूटों में अगर योग्य राजा की बात की जाए तो योग्य राजाओं में दो राजाओं का नाम गिना जाता है, एक राजा अमोघवर्ष और दूसरा गोविंद द्वितीय। ठीक, ये दो राजाओं के नाम जो है राष्ट्रकूट वंशावली में सबसे योग्य राजा के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसके बाद देखिए, कहा जाता है राजा ध्रुव के बाद जो राजा बने बच्चों, उसमें जो नाम आता है वो है अमोघवर्ष का, सॉरी इससे पहले गोविंद तृतीय राजा बनेगा, माफ करिएगा, गोविंद तृतीय ने भी उसी परंपरा को अपनाया जिस परंपरा को राजा ध्रुव ने शुरू किया था। हालांकि गोविंद तृतीय के अगर टाइटल की बात की जाए तो इन्हें हम पृथ्वी बल्लभ, इनकी टाइटल में पृथ्वी बल्लभ जुड़ा हुआ है, श्री बल्लभ जुड़ा हुआ है, लिख दे रहे हैं, एक मिनट। देखिए, ध्रुव के बाद राजा बनता है गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय, और इसके टाइटल की बात की जाए तो इसका नाम है प्रभूतवर्ष इसे कहते हैं, इसे हम पृथ्वी बल्लभ कहते हैं, और कवि बल्लभ किसका नाम है, ध्रुव का, इसे हम श्री बल्लभ कहते हैं, अब देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जो घोड़े हैं वो हिमालय से कन्याकुमारी का पानी पीते थे। इनके घोड़े के बारे में कहा गया है कि ये हिमालय से कन्याकुमारी का पानी पीते थे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इन्होंने उत्तर भारत को भी जीता। तो उत्तर भारत में आपको पता है कि जिस विजय की शुरुआत राजा ध्रुव ने किया था, तो उसको आगे बढ़ाने का काम गोविंद तृतीय ने भी किया। कहा जाता है कि गोविंद तृतीय पाल वंश को भी पराजित किया और आपके प्रतिहार वंश को भी पराजित किया, और उस समय यही दो वंश उत्तर भारत के श्रेष्ठ वंश हुआ करते थे। इन दोनों को हराने का मतलब था कि इसकी सीमा उत्तर भारत में हिमालय से क्या कर गई, टच कर गई। एकदम गलत नहीं कहा इसने। और दक्षिण भारत में इसके बारे में कहा गया है, दक्षिण भारत के बारे में कहा गया है कि इसने कांची, श्रीलंका और आंध्र क्षेत्र को जीता। तो आंध्र क्षेत्र को जीता। अब अगर इन क्षेत्रों को भी आपने जीता तो सीधी बात है कि आपके राज्य की सीमा कन्याकुमारी तक पहुंच गई। तो इसके बारे में गोविंद तृतीय के बारे में कहा जाता है, और इतिहासकारों ने राष्ट्रकूट वंश के योग्य राजाओं में इनकी काउंटिंग किया है गोविंद तृतीय की। कहा जाता है इसके समय जो है राज्य विस्तार जो है बड़े स्तर पर दिखाई देता है। ठीक है, कहा जाता है गोविंद तृतीय ने बहुत विजय किया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता से अपने दुश्मनों को पराजित तो कर देता है, लेकिन अपने ही लोगों के द्वारा कभी कभी उसको नुकसान होता है। कहा जाता है इसका जो भाई था स्तंभ, जिसका नाम था बच्चों, कहा जाता है कि राजसत्ता के लालच में आकर इसका भाई स्तंभ जो है इसके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। इसीलिए यह उत्तर भारत की विजय पर जब गया था तो इसको पता चला कि इसका भाई स्तंभ जो है
12 लोगों को लेकर, यानी जो क्षेत्रीय सामंत हुआ करते थे, उन 12 लोगों का एक संगठन बनाता है गोविंद तृतीय के विरुद्ध, जिसकी वजह से उत्तर भारत से इसे पुनः क्या करना पड़ा, लौट कर आना पड़ा और आके अपने विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र को ये क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो पारिवारिक षड्यंत्र यानी राजकलह को लेकर, यानी राज्य को लेकर षड्यंत्र का एग्जाम्पल हमको गोविंद तृतीय के समय दिखाई देता है। ठीक, और कहीं न कहीं जब परिवार में आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तो राजनीतिक उपलब्धियां अर्जित करने की योग्यता होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है उस स्तर की योग्यता हासिल नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि योग्य होने के बावजूद भी गोविंद तृतीय जो है कहीं न कहीं अपने पारिवारिक कलह की वजह से अपने राजनीतिक योगदान को इतिहास में और ज्यादा दर्ज नहीं करा सका। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उत्तर और दक्षिण दोनों को इसने क्या किया था, जीता था। ठीक है, गोविंद तृतीय। इसके बाद राजा आता है अमोघवर्ष। ठीक है, गोविंद तृतीय का बेटा था अमोघवर्ष बच्चों। ठीक है, कहते हैं अमोघवर्ष ने अपने पिता की उस परंपरा को आगे कंटिन्यू रखा, एक योग्य राजा की गरिमा को इसने बनाए रखा। और जहां तक बात की जाए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि राष्ट्रकूट वंश में किस धर्म को इन लोगों ने राजाश्रय दिया या किस धर्म को बढ़ावा दिया, तो इस बात की जानकारी हमें अमोघवर्ष के समय से होती है। कहते हैं अमोघवर्ष के समय से जो मुद्राएं पाई गई बच्चों, उस पे शैव धर्म का प्रतीक बना हुआ है। ठीक है, शैव धर्म का प्रतीक बना हुआ है। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो कहा जाता है कि अमोघवर्ष के समय ही कन्हेरी में बौद्ध विहार का निर्माण किया गया था। और कन्हेरी बौद्ध धर्म का एक केंद्र है, चूंकि बौद्ध विहार जो है या स्तूप जो है वो बौद्ध शिक्षा, बौद्ध कला से संबंधित है, तो बौद्धों के प्रति भी योगदान दिख रहा है। और स्वयं अगर व्यक्तिगत बात की जाए अमोघवर्ष की, तो अमोघवर्ष व्यक्तिगत जो है जैन धर्मावलंबी हो गया था। और आपको पता है कि यह जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय की स्यादवाद सिद्धांत से बेहद प्रभावित था और अपने जीवन में इसने जैन धर्म का ही अनुपालन किया था। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें यहां पर शैव धर्म भी दिख रहा है, हमें यहां पर जो है बौद्ध धर्म भी दिख रहा है, हमें यहां जैन धर्म भी दिख रहा है। और अगर साथ साथ देखें तो बहुत सारी मुद्राओं पर गरुड़ के चिन्ह बने हुए हैं। गरुड़ जो है वो वैष्णव धर्म का प्रतीक है। इसका मतलब है कि राष्ट्रकूट एक ऐसा राजवंश है बच्चों जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिखाई देता है। यानी सभी धर्मों में आप यानी हिंदू धर्मों की बात करें तो बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव, इन चारों धर्मों का चलिए बच्चों अब देखते हैं अमोघवर्ष के बारे में। और अमोघवर्ष एक योग्य शासक हैं, इनके बारे में डिटेल से देखा जाएगा। चलिए इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है बच्चों सर्ववा। ये इनका मूल नाम माना जाता है अमोघवर्ष का। ठीक है, अमोघवर्ष का मूल नाम क्या है बच्चों? सर्ववा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी दो उपाधियां भी हैं जो बार बार पूछी गई हैं। ठीक, इनकी दो उपाधियां हैं बच्चों, नृपतुंग और वीर नारायण। ये इनकी क्या है? उपाधियां हैं। वीर नारायण ये इनकी क्या है? उपाधियां हैं, टाइटल। ठीक है, ये टाइटल भी पूछी गई है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक, कहा जाता है कि अमोघवर्ष जो है बच्चों एक योग्य राजा होने के साथ साथ यह जो है एक विद्वान व्यक्ति भी था। विद्वान व्यक्ति की बातें हमें दो आधारों पर पता चलती है। कहा जाता है यह स्वयं जो है 2 किताबों का निर्माण किया था, 2 किताबों की रचना किया था। एक किताब है बच्चों रत्नमालिका नामक ग्रंथ, रत्नमालिका, और दूसरी कविराज मार्ग। कहीं कहीं ये इसकी टाइटल मानी गई है। ठीक है, उपाधि मानी गई है। अब देखिए 2 किताबों की रचना इन्होंने किया। इसके साथ साथ अगर देखें तो कहा जाता है गुणभद्र
गुणभद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गुणभद्र को इसने अपने बेटे, अपने पुत्र कृष्ण द्वितीय का शिक्षक नियुक्त किया। अपने पुत्र कृष्ण द्वितीय का शिक्षक, कृष्ण द्वितीय का शिक्षक नियुक्त किया। कृष्ण द्वितीय का शिक्षक नियुक्त करता है और इसी के दरबार में दो महान विद्वान जिनसेन और महावीराचार्य, जिनसेन और महावीराचार्य दो महान विद्वान इसी के दरबार में रहते थे। जिनसेन और महावीराचार्य। जिनसेन का ग्रंथ है बच्चों आदि पुराण। जिनसेन के ग्रंथ का नाम है आदि पुराण। महावीराचार्य आप जानते हैं ये गणितज्ञ हुआ करते थे, ठीक है। ये क्या थे? गणितज्ञ थे, एक महान गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, महावीराचार्य। और महावीराचार्य की रचना है कविता इस तरह से है, कुछ बच्चों भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी आधा जागत बता देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो है एक और थे जिनका नाम था शाकटायन, ठीक है। एक और लेखक थे बच्चों शाकटायन, जो इन्हीं के दरबार में थे। शाकटायन, इन्होंने किताब जो लिखी थी उसका नाम है अमोघ वृत्ति। अमोघ वृत्ति, ठीक है, ये किताब का नाम है। हाँ, इनकी किताब का नाम भी याद आ गया। इनकी किताब का नाम है बच्चों गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह महावीराचार्य की किताब है, गणित सार संग्रह। गणित के विद्वान थे। तो ये तीन जो है ये इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, किसके? अमोघ वर्ष के, ठीक। तो अमोघ वर्ष की बच्चों राजनैतिक उपलब्धियां तो ज्यादा महत्व तो नहीं रखती, लेकिन अगर हम बात करें अन्य उपलब्धियों की तो इन्हीं के दरबार में ये विद्वान रहा करते थे। ये स्वयं जो है लेखक था और एक जो है सहिष्णु शासक था। कहा जाता है इसके राज्य में अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था बच्चों? अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ने पर इसने अपने अंगूठे को काटकर लक्ष्मी को दान किया था। अब देखिए, अंगूठा जो है, अंगूठा इसने काटा और किसे दिया? लक्ष्मी को दान दिया। अब लक्ष्मी क्या है? ये हिंदू देवी है, लक्ष्मी को दान किया था। जबकि व्यक्तिगत ये है जैन धर्मावलंबी शासक है, व्यक्तिगत धर्म इसका क्या है? जैन धर्म है बच्चों। लेकिन इसने अंगूठा दान किया किसको? लक्ष्मी। यानी कहीं न कहीं राजा भी धर्म के प्रति पूरी तरह से क्या था? समर्पित था, ठीक है। कहीं न कहीं अंधविश्वास की संकल्पना राजाओं पर भी दिखाई देती है। समाज के अतिरिक्त जो कुलीन तबका है उस पर भी इसका प्रभाव दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कहते हैं इन्हीं के दरबार में, किसके दरबार में? इन्हीं के दरबार में बच्चों 851 ईस्वी में, अमोघ वर्ष के दरबार में 851 ईस्वी में महान विदेशी यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था? सुलेमान आया था बच्चों। और सुलेमान ने इनके राज्य की शक्ति को देखकर कहा था कि विश्व की 4 शक्तियों में एक शक्ति जो है वो राष्ट्रकूट वंश भी है। और इन्होंने कहा था कि विश्व की चौथी शक्ति ये राष्ट्रकूट हैं। इनकी सैन्य व्यवस्था को देखकर इसने कहा था। और इसने कहा था कि विश्व में चीन, रोम, अरब के बाद अगर चौथी शक्ति कोई है तो वो कौन है? राष्ट्रकूट है, ठीक है। यानी सुलेमान इसे विश्व की 4 शक्तियों में चौथा स्थान देता है, ठीक है। यानी इनकी सैन्य व्यवस्था की तारीफ भी करता है। और यह सुलेमान जो है यहाँ के वस्त्रों की भी बेहद तारीफ करता है, वस्त्रों की भी बेहद तारीफ करता है। और बंग के मलमल वस्त्र की बेहद तारीफ करता है बच्चों। और ये कहता है कि बंग का मलमल इतना फेमस था, इतनी बेहतर गुणवत्ता का ये मलमल होता था कि इसकी पूरी एक थान जो है एक अंगूठी से निकाली जा सकती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी बेहतर रही होगी। एक अंगूठी की रिंग में कितना जगह होता है, कितना स्पेस होता है, आप समझ सकते हैं। ये कहता है कि एक कपड़े की पूरी थान जो है, एक कपड़े का पूरा गट्ठर जो है मलमल का, वह एक रिंग की अंगूठी से निकाला जा सकता है। तो इससे कहीं न कहीं इस क्वालिटी का, इनके कपड़े की क्वालिटी का पता चलता है।
ठीक है। और सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि मान्यखेट को राजधानी किसने बनाया था, इसी अमोघ वर्ष ने मान्यखेट को राजधानी बनाया बच्चों, मान्यखेट को राजधानी बनाया था अमोघ वर्ष ने। और जहाँ तक अमोघ वर्ष की बात है, अमोघ वर्ष ने एक नई परंपरा को भी जन्म दिया था। इसने अपनी पुत्री चंद्रबल्लाल को, नाम बच्चा नहीं याद आ रहा सही से, चंद्र से ही कुछ नाम है इनकी पुत्री का, आप लोग देख लेना किताबों में। इसने अपनी पुत्री को रायचूर दोआब, कौन सा दोआब, रायचूर दोआब, तो ये रायचूर दोआब दो नदियों के बीच है बच्चों, तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक रायचूर दोआब की बात है तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच है। कौन कौन सी नदी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच है। और इस रायचूर दोआब की, अच्छा ये प्रश्न भी आया है कि किस राजवंश में महिलाओं को प्रशासन में भागीदारी दी गई, तो राष्ट्रकूटों को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्त्रियों को महत्व दिया गया है, लेकिन साथ साथ कुछ विरोधाभासी बातें भी पता चलती हैं। जैसे अबूजैद एक अरब का ही यात्री है। अबूजैद कहता है कि यहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं किया करती थी। अब देखिए दोनों बातें एक दूसरे को प्रमाणित कर रही हैं। अगर कमीशन में कथन कारण का स्टेटमेंट दे दे कि राष्ट्रकूट वंश में महिलाओं को प्रशासन में हिस्सेदारी दी गई थी, कारण में दे दे कि इस वंश में महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ए विकल्प नहीं, बी विकल्प सही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं लेकिन दोनों सही हैं। तो यहां पर जो है, यहां पर बच्चों यह आपको दिखता है कि यानी राष्ट्रकूट वंश में महिलाओं को कहीं न कहीं बढ़ावा दिया गया है और इनको प्रशासन में हिस्सेदारी भी दी गई है, ठीक है। और अमोघ वर्ष को हम दक्षिण का अशोक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दक्षिण का अशोक कहा गया है अमोघ वर्ष को। अब देखिए कहते हैं अमोघ वर्ष के बाद गुप्त माने राष्ट्रकूट वंश का पतन होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे इसकी सत्ता क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। इसके बाद कृष्ण द्वितीय राजा बनता है, जो अमोघ वर्ष का बेटा था, जिसका गुरु हुआ करता था कौन, गुणाढ़, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा बच्चों, जैसे पहले भी हमने कह चुका, कभी कभी हम भी मिस्टेक कर जाते हैं, गुणाढ़ नहीं गुणभद्र, जो पीछे अभी हमने बात किया वो गुणाढ़ नहीं बच्चों, गुणभद्र है। तो इन अमोघ वर्ष का बेटा कृष्ण प्रथम है, कृष्ण द्वितीय, इसका गुरु था गुणभद्र, इसका गुरु है गुणभद्र, ठीक है। कहते हैं कृष्ण द्वितीय की कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, इसलिए इनके बारे में कोई प्रश्न अभी तक नहीं बना है इस तरह का कि जो आपको बताया जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, जहां तक उपलब्धि की बात की जाए तो कन्नौज को इन्होंने जीता था, ये ध्यान रखिएगा कि कन्नौज को जीतने वाला कौन है। और इनकी जहां तक उपाधियों की बात है, दो उपाधियां इनकी भी हैं, इनकी दो उपाधियां बच्चों, नित्यवर्ष, राजमार्तंड, दो उपाधियां इनकी हैं, ये टाइटल है। और कन्नौज पर इन्होंने क्या किया था, विजय किया था, कन्नौज को वचनों इन्होंने जीता था, कन्नौज की विजय इनके द्वारा की गई थी, कन्नौज की विजय कृष्ण द्वितीय के द्वारा की गई थी। इसके बाद इंद्र आता है, इंद्र तृतीय राजा बनता है, ठीक है। इंद्र तृतीय भी यही उपाधि धारण करता है जो इन्होंने धारण किया है, इंद्र तृतीय। और इसके बाद कृष्ण तृतीय राजा बनता है। कृष्ण तृतीय को दक्षिणापथ का ईश्वर कहा गया है, कृष्ण तृतीय को दक्षिणापथ का ईश्वर कहा गया है। और अब जो है इनकी राजनीतिक उपलब्धियां कुछ नहीं है, बस नाम मात्र की रह गई है, इसे दक्षिणापथ का ईश्वर कहा गया है। देखिए अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि राजाओं की डेट नहीं लिख रहे हैं बच्चों, तो वो हम कल की क्लास में या किसी भी क्लास में जो है एक साथ जो है सभी राजाओं की डेट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतने राजा हैं कि उनका कार्यकाल याद करना पागलपन होगा बच्चों। आप भी मत याद रखिएगा, मैंने भी कभी याद रखने की कोशिश नहीं किया, लेकिन हाँ पढ़ते पढ़ते एक सीक्वेंस हमको पता हो गया है। लेकिन आपको मुझे बताना है तो एकदम एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, उसमें गलतियां ना हो। तो याद तो है नहीं, इसलिए गलतियों की संभावना बनी रहती है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो बात है वो एकदम क्लियर आपको बता रहा हूँ बच्चों। हाँ बताना है तो कल उसको मैं चार्ट बना के क्लियर कर दूंगा आपको,
तो आप भी केवल नाम याद रखिएगा, कभी ये मत याद रखने की कोशिश करिएगा कि कौन सा राजा कब से कब तक है। जितने मेन राजा हैं या मुख्य राजा जिनकी राजनीतिक उपलब्धियां रही हैं, ठीक है, इतिहास में, जैसे अमोघ वर्ष हो गए, गोविंद तृतीय हो गए, इनकी ड्यूरेशन को ध्यान में रखिएगा बस। तो 1 2 3 4 अगर राजा का ड्यूरेशन आपको याद रहेगा तो बाकी राजाओं को आप आसानी से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो माने तुक्का लगाने भर की जानकारी आपको होनी चाहिए। तुक्का लगाने भर की जानकारी का मतलब है कि कुछ राजाओं के नाम आपको पता होने चाहिए, बस इतनी सी बात जान लीजिए, ठीक है। हाँ, जहां तक कृष्ण तृतीय की बात है, इनका महत्व है एक युद्ध के लिए, और वह युद्ध है बच्चों तक्कोलम का युद्ध। इनके समय जो है दक्षिण में चोल वंश की स्थापना हो चुकी थी, तो कहा जाता है कि 949 ईस्वी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, 949 ईस्वी में इन्होंने चोलों के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है तक्कोलम का युद्ध। ये युद्ध बच्चों इंपॉर्टेंट है, तक्कोलम का युद्ध। और इस युद्ध में इन्होंने चोलों को पराजित कर दिया था, चोल हार गए थे, और एक बार पुनः जो है राष्ट्रकूटों के राज्य की सीमा कन्याकुमारी तक पहुंच गई थी। तो ये युद्ध बहुत पूछा जाता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, तक्कोलम के युद्ध को, ठीक है। तो ये इनके द्वारा लड़ा गया एक महान युद्ध था माना जाता है। और चोल, इसके बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रकूटों का पतन होना शुरू होगा और चोलों का उत्थान होना शुरू होगा। अभी तक दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट एक सशक्त शक्ति के रूप में दिखाई दे रहे थे, अब धीरे धीरे चोलों का उत्थान होता हुआ दिखाई देगा। अब चोलों और पल्लवों का संघर्ष होता हुआ शुरू होगा, अब चोल पल्लव संघर्ष शुरू होगा। अभी तक जो है पल्लव राष्ट्रकूट संघर्ष होता था अक्सर, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे जो है दक्षिण भारत में जो संघर्ष का स्वरूप है वो बदल जाएगा, और उत्तर भारत में भी संघर्ष का स्वरूप बदल जाएगा। आप उत्तर भारत में देखेंगे तो जो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हैं, यानी चंदेल, चौहान, गढ़वाल, ये उभर कर आएंगे और इन तीनों के बीच संघर्ष चलेगा। अगर देखिए बच्चों, एकदम नक्शा क्लियर होना चाहिए। उत्तर भारत में जब आप देखेंगे, देखिए ये देखिए, ये नक्शा देखिए, राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो चुका है, कर्क द्वितीय इसका अंतिम शासक था। ये देखो बच्चों, यहां पर आप देखेंगे ये उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत में दिल्ली में देखेंगे चौहान आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में कन्नौज में देखेंगे गढ़वाल आ जाएंगे, जहां जयचंद हुआ करते थे, गढ़वाल हो जाएंगे। और यहीं कोने में आप जो है एमपी के छतरपुर वाले इलाके में चंदेलों को देख लीजिए। अब इन तीनों के बीच आपसी संघर्ष दिखेगा, ठीक है। चंदेल इनको हराएंगे, ये इनको हराएंगे, चंदेल इनको हराएंगे। भाई पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर भागेंगे, पृथ्वीराज चौहान जो है आल्हा और उदल को पराजित करेंगे, तो इनका आपसी संघर्ष चलेगा। लेकिन यहां भी विखंडित राजनीति दिखाई देगी। और दक्षिण भारत में स्वरूप, और ये तीनों किसके सामंत थे? ये तीनों किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के। प्रतिहार वंश का पतन होगा, जब प्रतिहार वंश का पतन होगा तो उत्तर भारत में ये महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उभर के आएंगे। और यहां कौन थे? राष्ट्रकूट थे। यहां बच्चों राष्ट्रकूट थे। अब राष्ट्रकूटों का पतन होगा तो पल्लव, चोल, इनका संघर्ष शुरू होगा, ठीक है। तो चोल और पल्लवों का संघर्ष शुरू होगा। इसी में नीचे पांड्य वंश को भी रख लीजिए। तो पांड्य, चोल और पल्लव, अब ये संघर्ष आपको दिखाई देने शुरू होंगे, ठीक है। तो ये बदलता हुआ स्वरूप जो है राजपूतों का, आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप स्वरूप नहीं बदल समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर जल्दी नहीं हो पाएगा बच्चों। तो ये आपका जो आज का कोर्स था, यानी राष्ट्रकूट, एक कहां तक आपको बताया था? कृष्ण तृतीय तक। इसके बाद गोविंद चतुर्थ राजा बनता है, जिसे सुवर्ण वर्ष कहा गया है। गोविंद चतुर्थ के समय ही जन विद्रोह हुआ था, ध्यान रखिएगा, जन विद्रोह। गोविंद चतुर्थ के समय बच्चों जन विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसे सुवर्ण वर्ष कहा गया। और इसके बाद जो है एक बहुत ही अदनासार, एक बहुत ही कमजोर राजा आता है जिसका नाम है कर्क द्वितीय। तो कर्क द्वितीय अंतिम राजा है राष्ट्रकूटों का। कर्क द्वितीय ये अंतिम राजा माना जाता है बच्चों, किसका? राष्ट्रकूटों का, ठीक है। तो अभी जो है आप लोगों को हमने राष्ट्रकूट वंश जो है समाप्त कर दिए बच्चों। अब आपको बताइए कि कौन सा वंश पढ़ना है या कौन सा वंश आपको जरूरी लग रहा है, ठीक है। गढ़वाल, गढ़वाल बेटा उत्तराखंड में पड़ता है। कृष्ण राजकुमार, गढ़वाल नहीं मैं कह रहा हूं, गढ़वाल कह रहा हूं। गढ़वाल और गढ़वाल दोनों में अंतर है। देखो ये गढ़वाल है, ठीक है, और ये गढ़वाल है, ठीक है। ये गढ़वाल जो है ये उत्तराखंड का
उत्तराखंड में पड़ेगा, गढ़वाल, ठीक है। और ये गढ़वाल जो है ये कन्नौज था, कन्नौज माने उत्तर प्रदेश, गढ़वाल वंश, ठीक है, जहां के राजा जयचंद हुआ करते थे। स्वाति जी, चलिए इसके बाद बच्चों एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं, मैं सोच रहा हूं आप लोगों को चंदेल पढ़ा दूं, गढ़वाल और चौहान, ठीक है। इनको एक बार आपके सामने चर्चा कर दूं, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनकी जानकारी भी होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और जहाँ तक सब्सक्रिप्शन की हमने बात किया बच्चों, आप लोगों को सबको पता हो चुका है, आप लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे मेंस की क्लास आप अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो बार बार मैं आपसे कह चुका हूँ, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना होगा उसके प्रोसेस हम बता चुके हैं। कोड हमारा मत भूलिएगा, SKY लाइव ही हमारा कोड है बच्चों, ठीक है। इस कोड को यूज करने से आपकी फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, 10% का प्रॉफिट होगा। स्वाति जी, राम जी, आप लोग जितने भी बच्चे, हाँ एक चीज़ आपकी सूचना, कल 2 बजे आपकी उपस्थिति मस्ट है। स्पेशल क्लास आप लोग ज्वाइन करिए वहाँ पर जाकर, अनअकैडमी प्लस पर, वहाँ पर जाकर स्पेशल क्लास को ज्वाइन करिए, और जो भी क्लासें हो चुकी हैं उसको भी आप पढ़ने की कोशिश करिए। वहाँ पे कुछ क्लासें मैं पढ़ा चुका हूँ, सभी लोग वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। कल 2 बजे क्लास में सबकी उपस्थिति मस्ट है। धनंजय महडोल, और वो मेंस की क्लास होगी बच्चों, वहाँ पर आपको करंट भी अब मैं दूंगा ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोग देखिए, इतना बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन मेरी बात मानिए, आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आपका बेकार नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं आपने उसका कई गुना वसूला है, तो आप ईमानदारी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एडमिशन सभी लोग जो है, एंशिएंट पूरा होने वाला बेटा, लोकेश गुज्जर, एंशिएंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार फिर से। कृष्णराज, भूलोगे नहीं बेटा, भूलोगे नहीं, हाँ डेट मत याद करिए, डेट याद करने की कोशिश करोगे तो जरूर भूल जाओगे।